वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाली हैं, जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, या जिन्हें हम सब गैन्स कहते हैं। और ख़ास तौर पर हम इसके जेनरेटर वाले हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करता है। हाँ, इसके लिए हमने गूगल डेवलपर्स के मशीन लर्निंग सेक्शन के डॉक्यूमेंटेशन को देखा है, जहां गैन्स के टेक्निकल पहलू काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद ये समझना है कि गैन का जेनरेटर पार्ट जो नई चीजें बनाता है, जैसे कि तस्वीरें या टेक्स्ट, वो असल में ये करता कैसे है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। गैन्स मशीन लर्निंग में वाकई एक बहुत ही क्या कहते हैं फैसिनेटिंग एरिया है। इसमें एसेंशियली दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। अच्छा। एक है जनरेटर, जिसका काम है नकली मतलब सिंथेटिक डेटा बनाना, तस्वीरें, टेक्स्ट, कुछ भी। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर, वो एक डिटेक्टिव जैसा है। डिटेक्टिव? हाँ, उसका काम है असली डेटा और जनरेटर के बनाए नकली डेटा में फर्क पता करना। और ये दोनों एक दूसरे से ही सीखते हैं, पर आज हम फोकस करेंगे जनरेटर पर कि वो सीखता कैसे है, उसे ट्रेन कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगर जनरेटर के बेसिक काम की बात करें, जैसा गाइड में भी लिखा है, उसका सीधा काम है फेक डेटा बनाना। पर सिर्फ बनाना नहीं, ऐसा बनाना जो असली जैसा लगे। एग्जैक्टली। और ये सीखता है डिस्क्रिमिनेटर के फीडबैक से। डिस्क्रिमिनेटर बताता है कि जनरेटर का बनाया डेटा पकड़ा गया या नहीं, मतलब वो असली लग रहा है या नकली। अच्छा। और जनरेटर उसी फीडबैक को यूज करके खुद को इम्प्रूव करता है। उसका अल्टीमेट गोल है डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाना, कि डिस्क्रिमिनेटर मान ले कि अरे हाँ, ये तो असली है। ये तो बड़ा दिलचस्प है, जैसे कोई आर्टिस्ट लगातार अपनी स्किल को बेहतर कर रहा हो ताकि कोई एक्सपर्ट भी ना पहचान पाए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पर ये होता कैसे है? मतलब जनरेटर सीखता कैसे है? डिस्क्रिमिनेटर तो बस बता रहा है असली या नकली। हाँ, यहीं पर प्रोसेस थोड़ा गहरा हो जाता है। जनरेटर की ट्रेनिंग डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग से ज्यादा इंटीग्रेटेड होती है। एक टाइट इंटीग्रेशन चाहिए होता है। टाइट इंटीग्रेशन मतलब ये कि ट्रेनिंग के दौरान दोनों नेटवर्क मिलकर काम करते हैं एक खास तरीके से। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। पहला है रैंडम इनपुट। रैंडम इनपुट? हाँ, रैंडम नॉइस, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर्स। ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बीज जिससे जनरेटर कुछ उगाना शुरू करता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब हम उसे कोई असली इमेज या टेक्स्ट नहीं दे रहे शुरू करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नया कुछ बनवाना है उससे। अगर हम असली चीज देंगे तो वो शायद कॉपी करना सीख जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये रैंडम इनपुट, जो अक्सर बस नंबर्स का एक वेक्टर होता है, वो जाता है जनरेटर नेटवर्क में। जनरेटर का काम है इस रैंडम इनपुट को लेना और उसे एक मीनिंगफुल आउटपुट में बदलना, जैसे एक तस्वीर। ओके, रैंडम नंबर से तस्वीर, ये कैसे होता है? यही तो न्यूरल नेटवर्क का कमाल है। जनरेटर नेटवर्क में बहुत सारी लेयर्स और वेट्स होते हैं जो ट्रेनिंग से एडजस्ट होते हैं। वो धीरे धीरे सीख जाता है कि इन रैंडम नंबर्स के पैटर्न को कैसे इमेज के पिक्सल पैटर्न में ट्रांसलेट करना है। अब जनरेटर ने जो इमेज बनाई वो जाती है डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क के पास। जज के पास? हाँ, जज के पास। डिस्क्रिमिनेटर उसे देखता है और क्लासिफाई करता है रियल या फेक। और फिर डिस्क्रिमिनेटर अपना फैसला देता है, यानी डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट आता है। बिल्कुल। और उसी आउटपुट के बेस पर कैलकुलेट होता है जनरेटर का लॉस, जनरेटर लॉस। लॉस मतलब? लॉस एक तरह का पेनल्टी स्कोर है। अगर डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर के सैंपल को फेक पकड़ लेता है तो जनरेटर को ज्यादा लॉस मिलता है, मतलब सजा मिलती है। जनरेटर का एम होता है इस लॉस को कम करना। अच्छा। स्रोत में एक डायग्राम फिगर 1 भी है। वो दिखाता है कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन, जिसे हम बैक प्रोपोगेशन कहते हैं, वो इन नेटवर्क्स के बीच फ्लो करती है ट्रेनिंग के टाइम। आपने ये रैंडम इनपुट या नॉइस की बात की थी, ये वाकई इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली हम न्यूरल नेटवर्क को डेटा देते हैं कुछ सीखने के लिए, पर यहाँ नेटवर्क खुद डेटा बना रहा है, तो ये रैंडम नॉइस ही क्यों? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो सबसे बेसिक गैन्स हैं उनमें रैंडम नॉइजी इनपुट होता है। इसका फायदा यह है कि ये जनरेटर को डाइवर्सिटी देता है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के आउटपुट? हाँ, हर बार आप थोड़ा अलग रैंडम नॉइज देंगे तो जनरेटर थोड़ी अलग इमेज बनाएगा। अगर इनपुट हमेशा सेम रहेगा तो आउटपुट भी सेम ही आएगा ना। हाँ, बात तो सही है। रैंडम नॉइज यूज करके गैन एक तरह से जो पूरी पॉसिबल आउटपुट्स की रेंज है, जिसे टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसमें से अलग अलग जगह से सैम्पलिंग कर पाता है। तभी वो अलग अलग चेहरे या अलग अलग सीन बना पाता है। तो क्या इस नॉइज का कोई खास टाइप होना जरूरी है, जैसे यूनिफॉर्म हो या नॉर्मल? एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि नॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना मैटर नहीं करता।
तो अक्सर वही चुनते हैं जिसे सैंपल करना आसान हो, जैसे यूनिफॉर्म या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। और हाँ, एक और बात, आमतौर पर ये जो नॉइज वेक्टर का साइज होता है, मतलब उसमें कितने डायमेंशन या नंबर्स होते हैं, वो आउटपुट के डायमेंशन से काफी छोटा होता है। अच्छा, मतलब 100 नंबर के नॉइज से शायद 1000 पिक्सल की इमेज। हाँ, बिल्कुल। जैसे 100 डायमेंशन के नॉइज से 32 बाय 32 पिक्सल की इमेज, जो 1024 पिक्सल हुए, या उससे भी बड़ी इमेज बन सकती है। जनरेटर सीखता है कि इस लो डायमेंशन नॉइस को हाई डायमेंशन मीनिंगफुल आउटपुट में कैसे एक्सपैंड करना है। कमाल है, कम इंफॉर्मेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज बनाना। हाँ, एक तरह से। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, जैसा सोर्स में गैन वेरिएशंस में मेंशन है, कि आजकल के एडवांस्ड गैन्स सिर्फ रैंडम नॉइस पर डिपेंड नहीं करते। अच्छा, और क्या यूज करते हैं? वो आउटपुट को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए नॉन रैंडम इनपुट भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्लास लेबल देना कि भाई बिल्ली बनाओ या कुत्ता, या कोई इमेज का पार्ट देना। पर जो बेसिक आइडिया है वो रैंडम नॉइस से ही शुरू होता है। ठीक है, तो जनरेटर ने रैंडम नॉइस से कुछ बनाया, डिस्क्रिमिनेटर ने कहा फेक, जनरेटर को लॉस मिला। अब वो इस लॉस से सीखता कैसे है, अपने अंदर क्या बदलता है? आपने कहा था कि जनरेटर सीधे लॉस से जुड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। जनरेटर का आउटपुट पहले डिस्क्रिमिनेटर से पास होता है, तो जो लॉस कैलकुलेट होता है वो डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट पर बेस्ड होता है। तो जनरेटर का सीखना डिस्क्रिमिनेटर के जजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेटर कहता है फेक, तो लॉस सिग्नल जनरेटर को बताता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, बदलो। और ये बदलाव, ये बैक प्रोपगेशन से होता है। ये टर्म सुना है पहले भी। हाँ बिल्कुल, यहीं पर बैक प्रोपगेशन का रोल आता है। ये वो मैकेनिज्म है जिससे ज्यादातर न्यूरल नेटवर्क सीखते हैं। एरर या लॉस सिग्नल को नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजा जाता है। पीछे की तरफ? हाँ, आउटपुट से इनपुट की तरफ, ताकि नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शंस हैं, जिन्हें वेट्स कहते हैं, उनको एडजस्ट किया जा सके। जैसे हम गलती करके सीखते हैं ना कि अगली बार क्या अलग करना है, बैक प्रोपगेशन वही करता है मैथमेटिकली। तो ये सिग्नल जनरेटर तक कैसे पहुंचता है? लॉस तो डिस्क्रिमिनेटर के बाद आया। यहीं वो टाइट इंटीग्रेशन काम आता है। जब जनरेटर को ट्रेन करना होता है तो हम दोनों नेटवर्क्स को लॉजिकली कनेक्ट कर देते हैं। लॉस सिग्नल डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट से शुरू होता है, फिर वो डिस्क्रिमिनेटर से होता हुआ पीछे जाता है और फिर जनरेटर तक पहुंचता है। अच्छा, ये सिग्नल जनरेटर के वेट्स को बताता है कि उन्हें कैसे बदलना है ताकि अगली बार डिस्क्रिमिनेटर के धोखा खाने के चांस बढ़ जाएं। लेकिन एक मिनट, अगर सिग्नल डिस्क्रिमिनेटर से गुजर रहा है तो क्या डिस्क्रिमिनेटर की वेट्स भी नहीं बदलेंगे? वो भी तो सीखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? और गैन ट्रेनिंग का एक ट्रिकी पार्ट भी। जब हम जनरेटर को ट्रेन कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उसी समय डिस्क्रिमिनेटर भी बदले। क्यों? क्योंकि सोर्स से कहता है मूविंग टारगेट पर निशाना लगाना। सोचिए आप तीर चला रहे हैं और आपका निशाना लगातार हिल रहा है। हाँ, मुश्किल होगा। जनरेटर के लिए भी वही सिचुएशन हो जाएगी। अगर डिस्क्रिमिनेटर भी बदल रहा है तो जनरेटर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या बनाना है जिसे डिस्क्रिमिनेटर रियल मानेगा, क्योंकि रियल की डेफिनेशन ही बदलती जा रही है। हाँ, ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है डिस्क्रिमिनेटर को फ्रीज करना। फ्रीज मतलब जमा देना? हाँ, एक तरह से। जब जनरेटर की ट्रेनिंग का स्टेप चल रहा होता है तो डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स को अपडेट होने से रोक दिया जाता है। बैक प्रोपगेशन सिग्नल डिस्क्रिमिनेटर से पास जरूर होता है ताकि ग्रेडियंट्स जनरेटर तक पहुंच सकें, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर के अपने वेट्स में कोई चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ये तो क्लेवर है। मतलब एक टाइम पर एक ही सीख रहा है। जनरेटर सीखते समय डिस्क्रिमिनेटर चुपचाप खड़ा रहता है। हाँ और जब डिस्क्रिमिनेटर सीख रहा होगा तब शायद जनरेटर फ्रीज रहता होगा। बिल्कुल, यही बैलेंस है। गैन ट्रेनिंग इसी तरह ऑल्टरनेटिंग फैशन में होती है। पहले डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करते हैं असली और जनरेटेड डेटा पर, जनरेटर फ्रीज रहता है। फिर जनरेटर को ट्रेन करते हैं डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाने के लिए, डिस्क्रिमिनेटर फ्रीज रहता है। और ये साइकिल हजारों लाखों बार चलता है। तो अगर हम सिर्फ जनरेटर की ट्रेनिंग के एक साइकिल को देखें, जैसा गाइड में बताया है, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे सिंपल भाषा में? हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए। स्टेप वन रैंडम नॉइज लो। ठीक है। स्टेप 2 उस नॉइज से जनरेटर से एक आउटपुट बनवाओ, मान लो एक फेक इमेज। ओके। स्टेप 3 उस फेक इमेज को डिस्क्रिमिनेटर को दिखाओ और पूछो रियल या फेक। स्टेप 4 डिस्क्रिमिनेटर के जवाब से जनरेटर का लॉस कैलकुलेट करो। अगर फेक बोला तो लॉस ज्यादा। राइट। स्टेप 5 अब लॉस सिग्नल को बैक प्रोपगेट करो, मतलब पीछे भेजो, पहले डिस्क्रिमिनेटर से जो फ्रीज है, फिर जनरेटर तक। इससे पता चलेगा कि वेट्स को कैसे बदलना है। अच्छा। स्टेप 6
और फाइनली सिर्फ जनरेटर के वेट्स को उस सिग्नल के हिसाब से थोड़ा सा बदलो, डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स को नहीं। ये हुआ एक ट्रेनिंग स्टेप जनरेटर का। समझ गई। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें जनरेटर धीरे धीरे इम्प्रूव करता है डिस्क्रिमिनेटर के फीडबैक पर, जबकि डिस्क्रिमिनेटर उस समय कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट। और इसी लगातार कोशिश से जनरेटर इतना अच्छा हो जाता है कि वो बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली चीजें बनाने लगता है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जनरेटर का सीखना, डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना, इसका आखिर क्या महत्व है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए? देखिए, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो मैकेनिज्म है जो एआई को क्रिएटिव बना रहा है। क्रिएटिव? हाँ, हम जो एआई को नई इमेजेस बनाते देखते हैं, ऐसे चेहरे जो असली में हैं ही नहीं, आर्ट वर्क या म्यूजिक या टेक्स्ट जो इंसानों जैसा लगता है, उन सब के पीछे अक्सर गैन्स या ऐसी ही जनरेटिव टेक्निक्स होती हैं। अच्छा। ये जो कंपटीशन है ना, जनरेटर वर्सेस डिस्क्रिमिनेटर, ये बिना लेबल वाले डेटा के भी सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। हमें पहले हजारों लेबल्ड इमेजेस चाहिए होती थी, पर गैन्स कई बार कम डेटा से भी काफी कुछ सीख लेते हैं। ये जनरेटिव रियलिटी फाउंडेशन है और इसका इम्पैक्ट हमें आर्ट, डिजाइन, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन डिस्कवरी हर जगह दिख रहा है। ये तो कमाल है कि दो सिस्टम्स के झगड़े से कुछ इतना नया और यूजफुल बन सकता है। ये सिर्फ कॉपी करना नहीं बल्कि कुछ हद तक रचना करना है। हाँ बिल्कुल, पर यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है। एक सवाल उठता है कि अगर जनरेटर का काम सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देना है, तो उसकी क्रिएटिविटी कितनी रियल है? मतलब? क्या वो सच में दुनिया को समझकर कुछ बना रहा है या बस ऐसे पैटर्न सीख गया है जो करंट डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाने के लिए काफी हैं? ओह, ये तो गहरा सवाल है। अगर डिस्क्रिमिनेटर खुद ही परफेक्ट नहीं है या उसका व्यू लिमिटेड है, तो जनरेटर क्या सीखेगा? एग्जैक्टली। सोचिए, अगर डिस्क्रिमिनेटर, जो यहाँ रियलिटी का जज है, वो खुद बायस्ड हो। मान लीजिए उसे ट्रेनिंग में सिर्फ एक खास तरह के चेहरे ही ज्यादा दिखाए गए हों, तो जनरेटर भी वही बनाना सीखेगा। हाँ, चांसेस हैं कि वो उसी तरह के चेहरे बनाने में बेहतर हो जाए और दूसरी तरह की डाइवर्सिटी कम हो जाए। जनरेटर की कैपेबिलिटीज और वो जो रियलिटी बनाना सीखता है, वो बहुत हद तक उस जज यानी डिस्क्रिमिनेटर पर डिपेंड करती है जिसे वो खुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर जज का नॉलेज या पर्सपेक्टिव अधूरा है, तो जनरेटर की बनाई दुनिया भी अधूरी या वन साइडेड हो सकती है। ये जनरेटिव एआई के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज और सोचने का विषय है कि हम जो एआई बना रहे हैं वो किस रियलिटी को सीख रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस पर लगातार ध्यान देना जरूरी है। Thank you for watching The Funnel Effect.